अच्छा, अब हम अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हम ट्रांसफर हीट हम कर रहे हैं कंडक्शन थ्रू अ वॉल। अभी तक हमने 3 तरीके के हमने सिस्टम्स पढ़े हैं, या मैं कहूँ कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं। हमने प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है जिसको मैंने कार्टेशियन कहा या जिसको मैंने रेक्टेंगुलर कहा। दूसरा है मेरे पास सिलेंड्रिकल और तीसरा है मेरे पास स्फेरिकल। तो जब भी हम कंडक्शन थ्रू अ वॉल करेंगे तो इसके अंदर हम प्लेन वॉल भी करेंगे, सिलेंड्रिकल वॉल भी करेंगे और स्फेरिकल वॉल भी करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा कंडक्शन थ्रू अ प्लेन वॉल। तो जब हम कंडक्शन थ्रू अ प्लेन वॉल की बात करते हैं तो इसमें हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम सेम टू सेम इसमें वैसा ही है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब की जो लेंथ है वो एल है। अच्छा, उसके अंदर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट मैंने dx चूज किया है, और जो एलिमेंट की जो लेफ्ट हैंड साइड से जो दूरी है वो है x, और जो एलिमेंट के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे जो टेम्परेचर है वो है T1, और जो एलिमेंट के जो एंड में जो जो मेरे पास जो पूरा स्लैब है उसका जो एंड में जो टेम्परेचर है वो मैं मान के चल रहा हूँ वो है T2। एंड वी आर एज्यूमिंग दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। तो मुझे पता है कि जो मेरी हीट है हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगी, और जो मेरी हीट की डायरेक्शन है वो वही होगी जो एरिया के परपेंडिकुलर होगी, वो मेरी हीट की डायरेक्शन होगी जो कि मैंने क्यू से दिखा रखी है। ठीक है, अब इसमें एक बात का ध्यान देना है कि जो हमने फोरियर लॉ पढ़ा था, हम इसमें अगर फोरियर इस कंडीशन में फोरियर लॉ को अप्लाई करेंगे तो फोरियर लॉ की जो असम्पशंस थी वो हमें सारी माननी पड़ेंगी। क्या क्या हमारे पास फोरियर लॉ की असम्पशन थी कि भाई फोरियर लॉ की पहली असम्पशन ये थी कि जो हमारे पास हीट फ्लो होगा वो वन डायमेंशन होगा। ठीक है, हमने इसको वन डायमेंशन ही रखा है, केवल हमने एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। कि दूसरा है कि इसके अंदर कोई इंटरनल हीट जनरेट नहीं होगी। ठीक है, हम ऐसा नहीं मानेंगे। तीसरा, इसके अंदर स्टडी स्टेट हीट जनरेट फ्लो होगी। स्टडी स्टेट का मतलब कि कोई एक्यूमुलेशन ऑफ हीट नहीं होगी किसी भी डायरेक्शन में। जितनी हम हीट को अंदर डालेंगे उतनी ही हीट हमारी बाहर निकलेगी। और जो चौथी हमारी असम्पशन थी वो ये थी कि जो हमारे पास मटेरियल है स्लैब का वो हम मान के चल रहे हैं वो आइसोट्रॉपिक है और होमोजीनियस है, जिसका मतलब ये है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब इन्हीं असम्पशन को अगर मैं मान के चलूं और मैं पूरा स्लैब ना कंसीडर करके मैं एक छोटा सा जो मैंने एलिमेंट लिया था उसको मैं कंसीडर करूं, तो मैं देख सकता हूं कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो इस एक्स डायरेक्शन में क्यू एक्स अमाउंट ऑफ हीट मेरी एंटर कर रही है और क्यू एक्स प्लस डी एक्स अमाउंट ऑफ हीट मेरी उसमें से बाहर निकल रही है। वेयर डी एक्स मैंने वो चीज ली है कि जो मेरी चेंज इन लेंथ हुई है इस डायरेक्शन में, इसलिए मैंने क्यू एक्स प्लस डी एक्स लिया। ठीक है जी, अब मुझे पता है अगर मेरी असम्पशन ये है कि वो स्टेडी स्टेट है तो ये मुझे पता है कि जितनी हीट इनलेट है उतनी ही हीट आउटलेट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस डी एक्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन में जो मेरा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो मेरा कांस्टेंट है इस सेक्शन में, और अगर इस सेक्शन को मैं इस स्लैब की अलग अलग लोकेशन पे लूं तो यही फिनोमिना रहेगा क्योंकि स्टेट हमारी स्टेडी स्टेट है। तो मैं ये कह सकता हूं जो कि मैंने अपना ग्लास जो मैंने रेक्टेंगुलर स्लैब लिया है, इस कंप्लीट रेक्टेंगुलर स्लैब में अगर मैं स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन मान के चलता हूं तो जो मेरा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो मेरा हर सेक्शन के लिए सेम रहेगा, या पूरे रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए मेरा सेम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रहेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं क्यू विच इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स। वो एक्स के हिसाब से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मेरा चेंज नहीं हो रहा। तो जो मेरा क्यू है, क्यू को मैं लिख सकता हूं क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। इसको मैं क्यू के पैर में एक्स भी लिख सकता हूं, मैं सिंपल इसमें क्यू लिख रहा हूं। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन आ जाती है क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर मैं dx को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास, मैं दोनों तरफ उसको इंटीग्रेट कर दूं तो मैं देख सकता हूं इंटीग्रेशन में मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन क्यू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के ए डी टी। अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो वेरिएबल है वो है dx, तो उस जो x है अगर मैं अपने इस वाले डायग्राम में देखूं जो x है वो मेरी चेंज हो रही है 0 से लेके l तक। ठीक है, और जो जब मेरी x की वैल्यू 0 है उस समय जो टेम्परेचर था T1 था, और जब मेरी x की वैल्यू L हो जाती है उस समय जो मेरे पास टेम्परेचर था T2 था। उसी हिसाब से मैंने इसकी इंटीग्रल की लोअर लिमिट और फाइनल लिमिट मैंने तय कर दी, और जब मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे मिल गया माइनस के ए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। अगर मैं केवल क्यू की वैल्यू के लिए इसको करूं तो क्यू की वैल्यू मुझे मिल जाती है, ये माइनस अगर अंदर आ जाएगा तो मुझे मल्टीपल में मिल जाएगा T1 माइनस T2, और ये मेरे पास क्यू की रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मिल जाता है मुझे प्लेन वॉल के केस में, विच इज के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय एल। T1 माइनस T2 को मैं डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ,
बंसल ध्यान से, डेल्टा टी, dt नहीं डेल्टा टी भी लिख सकता हूं, और के को अगर मैं नीचे ले आऊं तो इस क्यू की इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं, क्यू इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L अपॉन के, वेयर L अपॉन के इज द थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, अब हम 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या है। थर्मल रेजिस्टेंस पे आने से पहले हमने सबने 10th क्लास में ये रिलेशन पढ़े हुए हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, और उसके हिसाब से अगर मैं करंट को देखूं तो करंट हो जाता है मेरा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो हमारा ये मानना है कि जो मेरे पास रेट ऑफ हीट फ्लो है इट इज एनालॉगस टू करंट। जैसे जैसे मेरे पास जो करंट था ना, जो करंट का रोल है V इज इक्वल टू आई आर वाली इक्वेशन में, या I इज इक्वल टू V बाय आर वाली इक्वेशन में, वही रोल हमारे हीट का है। तो उसके हिसाब से जो टेम्परेचर डिफरेंस है T1 माइनस T2 इट इज एनालॉगस टू वोल्टेज, और L बाय के इट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो करंट के लिए, अगर हम L बाय के की बात करेंगे क्योंकि ये हीट के लिए है, तो इसको हमने इस L बाय के इस रेजिस्टेंस को एक नया नाम दे दिया है विच इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस हमारे रेट ऑफ हीट फ्लो में वो एंटिटी है जो कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह में फ्लो होने से रोकेगा। जैसे कि रेजिस्टेंस करंट को एक जगह से दूसरी जगह में फ्लो होने से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता था, ऐसे ही थर्मल रेजिस्टेंस L बाय के इन केस ऑफ प्लेन वॉल। ये बात ध्यान दो, ये जो L बाय के है, के ए है, ये है इन केस ऑफ प्लेन वॉल, वेयर L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कई किताबों में आप देखोगे L इज द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, तो मैंने थिकनेस के लिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर यूज करी है। K इज द थर्मल कंडक्टिविटी एंड A इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो ये बात रही हमारी प्लेन वॉल के केस में कि हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो कैसे आएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि अब हमें इससे पता चलता है कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। मतलब कि जितना ज्यादा मेरे पास टेम्परेचर डिफरेंस होगा एंट्री पे और एग्जिट पे, मतलब कि अगर मेरे पास टेम्परेचर T1 होगा 100 और T2 होगा 50 तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 50। वेयर अगर T1 होगा मेरे पास 100 और T2 होगा 10 तो उस केस में टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाता है, तो उस केस में जो मेरा हीट ट्रांसफर रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो यही लिखा है कि टेम्परेचर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर डिफरेंस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीजेस। दूसरा जो हमारे पास जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है Q, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल रेजिस्टेंस। मतलब कि जैसे जैसे हमारा थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ेगा हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी थोड़ी सी थ्योरी हुई। अगले टॉपिक पे आते हैं कि जो थर्मल रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस है हमारे पास L बाय के ए, वेयर L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, K थर्मल कंडक्टिविटी एंड A इज द एरिया परपेंडिकुलर। अगर इसमें हम देखें कि जो हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस है ना वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थर्मल कंडक्टिविटी के। तो इसमें एक बात देखने वाली है कि इससे हम अपनी थर्मल कंडक्टिविटी का और थर्मल रेजिस्टेंस का एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे, या मतलब कि जिन मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उन मटेरियल के केस में जो हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस है वो कम होगा, और ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स भी कहते हैं। ये हीट ट्रांसफर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन कंडक्टर एंड इंसुलेटर विद रिस्पेक्ट टू हीट ट्रांसफर। तो उस केस में कंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, ऐसे मटेरियल का थर्मल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स। वेयर एज अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, जिन मटेरियल्स के केस में हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है उस केस में उनका थर्मल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटर्स भी डिफाइन करते हैं। तो ये बात रही हमारी, आज हमने बात करी है प्लेन वॉल में हमारी हीट कंडक्शन कैसे होती है। ऐसे ही हम सिलेंड्रिकल वॉल की भी बात करेंगे अगली क्लासेस में, स्फेरिकल वॉल्स की भी बात करेंगे। अगली क्लासेस में हम ये भी देखेंगे जब वॉल की मल्टी लेयर हो जाती है जिसको हम कंपोजिट वॉल कहते हैं, उसमें प्लेन वॉल में, सिलेंड्रिकल कंपोजिट वॉल में और स्फेरिकल कंपोजिट वॉल में कैसे कैसे थर्मल रेजिस्टेंस चेंज होता है और रेट ऑफ हीट फ्लो कैसे कैसे डिराइव करते हैं ये हम देखेंगे। अच्छा,
अब जो मैंने प्लेन वॉल के केस में थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है, या मैं कहूं रेट ऑफ हीट फ्लो कैलकुलेट किया है, इसकी मेरे पास एक दूसरी अप्रोच भी है। अब वो दूसरी अप्रोच क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। मतलब कि अभी मैं प्लेन वॉल के केस में क्या कर रहा हूं, मैं प्लेन वॉल के केस में आपको दोनों तरीके से क्यू की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं। जब मैं सिलेंड्रिकल वॉल या स्फेरिकल वॉल या आगे कंपोजिट वॉल्स की बात करूंगा, मैं कोई एक ही टेक्निक यूज करूंगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप आगे जाके कौन सी टेक्निक को फॉलो करते हो, ठीक है ना। बट प्लेन वॉल के केस में जो कंडक्शन है, मैं इसमें आपको दोनों टेक्निक बता दे रहा हूं। तो देखिए अब आपको एक दूसरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अच्छा, अब इस स्क्रीन के हिसाब से हमने जो प्लेन वॉल के केस में, बेटा जो, एक सेकेंड, प्लेन वॉल के केस में बेटा जो हमने इक्वेशन निकाली थी, प्लेन वॉल के केस में हमारी ये इक्वेशन हमने निकाली थी, वो थी डेल डी टू टी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू टी बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू टी बाय डी वाई स्क्वायर प्लस इंटरनल हीट जनरेशन इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा डेल टी बाय डेल टाउ। ये हमें सब कुछ पता है कि इसमें क्या क्या चीज वैल्यू है। हमने वो 3 डायमेंशन के लिए निकाली थी, एक्स डायमेंशन के लिए, वाई डायमेंशन के लिए, जेड डायमेंशन के लिए, इसलिए हमारे पास तीनों डायमेंशन का डिफरेंशियल है। उसके बाद क्यू जी बाई के हमारे पास इंटरनल हीट जनरेशन की वजह से फैक्टर आया है, और जो 1 बाय अल्फा डेल टी बाय डेल टाउ है ये हमारे पास आया है क्योंकि जो हमने हीट कंडक्शन मान के चली थी वो हमारी स्टेडी स्टेट नहीं थी। अब क्योंकि हमने फोरियर लॉ को फॉलो करना है, तो फोरियर लॉ कहता है कि हमारी हीट स्टेट स्टेडी स्टेट होनी चाहिए, तो जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो हमारा जीरो हो जाएगा। हमारी ये भी असम्पशन है कि हम कोई इंटरनल हीट जनरेशन नहीं मानेंगे, तो क्यू जी बाई के वो भी जीरो हो जाएगा। और हम ये मान के चल रहे हैं 1 डायमेंशन है, तो ये हमारा डेल टू टी बाय डेल वाई स्क्वायर और डेल टू टी बाय डेल जेड स्क्वायर ये भी जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के जो मेरे पास पार्ट रह जाएगा इस इक्वेशन का, वो बचेगा डेल टू टी बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर इस वाले पार्ट को मैं 2 बार इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फाइनली जो मुझे रिलेशन मिलेगा वो है t इज इक्वल टू c1x प्लस c2। आई रिपीट, जब मैं इस वाले रिलेशन को ट्वाइस इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे ये रिलेशन मिलेगा t इज इक्वल टू c1x प्लस c2। अच्छा, अब इसमें क्या है, c1 वो कांस्टेंट है जो पहली बार इंटीग्रेट करने पे आया, और c2 वो कांस्टेंट है जो दूसरी बार इंटीग्रेट करने पे आया। अब इसमें मैं कुछ बाउंड्री कंडीशन लगाना चाहूंगा। अच्छा, ये मैं बता दूं कि जो ये मैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं ये थोड़ी सी मुश्किल है एज कंपेयर टू जो तरीका मैंने पहले वाला बताया था। बस मैं इसी वाली डेरिवेशन में दोनों तरीकों को बताऊंगा, और बाकी समय में सिंपल वाले तरीके को ही लेके चलूंगा। किसी बुक्स में देखोगे, आप देखोगे उसमें यही तरीका है। तो t इज इक्वल टू c1x प्लस c2, तो इसमें मैं बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा। बाउंड्री कंडीशन ये है कि व्हेन t इज इक्वल टू t1, उस केस में x 0 है मुझे पता है, एंड व्हेन t इज इक्वल टू t2, उस केस में x इज इक्वल टू l है। तो मेरे पास t1 की वैल्यू, या मैं कहूं इस केस में मुझे c2 की वैल्यू t1 मिल जाती है, और t2 की वैल्यू मुझे मिल जाती है c1 इंटू एल प्लस t2। अगर उसको मैं इस बेस इक्वेशन में लगाऊं t इज इक्वल टू c1x प्लस c2, तो मेरे पास जो मेजर इक्वेशन है वो मुझे मिल जाएगी t इज इक्वल टू t2 माइनस t1 बाय l मल्टीप्लाई बाय x प्लस t1। ये मुझे एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं फोरियर कंडीशन इक्वेशन पे जाता हूं तो मुझे एक रिलेशन आता है जिसमें मुझे dt बाय dx निकालना होता है। तो जो ये t का रिलेशन मेरे पास यहाँ पे आया है, तो मैं इसका ऑलरेडी dt बाय dx निकाल के चलता हूं। जब मैं इसका dt बाय dx निकाल लेता हूं तो मुझे इस इक्वेशन का जो t इक्वेशन है वो मेरे को मिल जाती है t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय l। अब इस वाले पार्ट को मैं dt बाय dx की जगह फोरियर इक्वेशन में प्लेस कर देता हूं, और जब इसको फोरियर इक्वेशन में मैं प्लेस कर देता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है q इज इक्वल टू माइनस के dt बाई dx की जगह लगा दिया मैंने t2 माइनस t1 बाई l, और यही मेरे पास रेट ऑफ हीट फ्लो है इन केस ऑफ प्लेन वॉल, वेयर q इज इक्वल टू t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाय l बाय ka, वेयर l बाय k इज द थर्मल रेजिस्टेंस, T1 माइनस T2 ये एनालॉगस है हमारे वोल्टेज की तरह, और Q हमारा एनालॉगस है हमारे करंट की तरह। ये जो मैं एनालॉगस वाली बात कह रहा हूँ ये इसलिए कह रहा हूँ, ये आपको जब समझ में आएगी जब मैं अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और न्यूमेरिकल करवाने के लिए मुझे इस Q वाले रेट ऑफ हीट फ्लो वाले कॉन्सेप्ट को मुझे उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं बता के चल रहा हूँ Q इज सिमिलर, वही काम करता है जो करंट करता है सर्किट में। T1 माइनस T2 वही काम करता है जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज काम करती है, और L बाई के ए
वही काम करता है जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में मेरा रेजिस्टेंस काम करता है। अगर अब किसी को डाउट है तो पूछो। आज की क्लास हमारी समाप्त हुई।